शुक्रिया रजत जी। इमरान सरकार के फैसले अजीब होते हैं। इमरान के मंत्री ने लोगों से रोटी कम खाने की डिमांड की है और दावा है कि ऐसा करने से महंगाई घट जाएगी। गरीब पाकिस्तान की थाली में पहले ही रोटियां कम हैं। अब ये बातें सुनकर पाकिस्तान ने इमरान को कितना भला बुरा कहा, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। इमरान खान के मंत्री ने महंगाई घटाने का ऐसा फॉर्मूला दिया जिसे सुनते ही पूरे पाकिस्तान को चक्कर आ गया। अगर 9% इन्फ्लेशन है तो कितना फर्क पड़ गया 9% से। अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूँ तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? मैं 100 निवाले खाता हूँ आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक एक रोटी के लिए तरसता है और तब्दीली वाली सरकार कहती है रोटी कम खाओ, महंगाई का मीटर रुक जाएगा। हम तो कहते हैं रोटी चीनी तो दूर की बात है, उनको कहें अवाम का गला ही दबा दे। पहले से ही उन्होंने गला दबा दिया। इतनी मुश्किल में ये गुजारा कर रहे हैं। ये उनका बयान जो है ये बहुत गलत बयान है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ये तो हम जैसे लोग गरीब लोगों की ये मजाक करते हैं। इमरान खान साहब को बस यही सवाल मैं कर रहा हूँ कि हुकूमत करना कोई खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छों अच्छों। इमरान सरकार बेसिर पैर के बयान दे रही है, ये सुनकर पाकिस्तानियों का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है। लोग खुद पर काबू नहीं कर पा रहे। इनका बस चले तो टीवी स्क्रीन से इमरान के मंत्री को निकाल कर पिटाई शुरू कर दे। खबर आ गई, वो एक खबर के जिसको सुन करके इंसान का खून खौल जाता है, वो एक खबर के जिसको सुन करके आपका दिल चाहता है कि इस खबर को देने वाले के मुंह पे जूते रसीद किए जाएं। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत कचूमर निकाल दिया है अवाम का। हम किन लोगों में पड़े हुए हैं? जब आपके दिमाग के अंदर ये फॉर्मूला चल रहा है कि जी सिर्फ 9 दाने ही तो निकालने, आपने 100 दानों में से 9 दाने निकालने तो मामला हल हो जाना। हालत ये है इन लोगों की, इनकी दिमागी हालत, अल्लाह माफ करे, माजल्ला माजल्ला माजल्ला, गली में खुजली वाला वो जो एक मखलूक होती है ना, उससे ज्यादा बदतर है, उससे ज्यादा खराब हो चुकी है। ये बयान दिया है इमरान के मंत्री अली अमीन गंडापुर ने। ये कश्मीर मामलों के मंत्री हैं लेकिन महंगाई मामलों के सुपर स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। मुल्क में इस्लामाबाद से कराची तक महंगाई की आग लगी हुई है और इमरान के करोड़पति मंत्री मुल्क से ही कुर्बानी मांग रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार का आंकड़ा है कि सितंबर में खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़कर 9% हो गई। सबसे ज्यादा महंगाई खाने के सामान, घर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बढ़ी है। महंगाई की वजह से ज्यादातर खाने पीने का सामान जनता के बजट से बाहर है। इसके बावजूद इमरान सरकार ने रोटी चीनी छोड़ने का बयान देकर अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सब मिलकर इस बयान की मजम्मत कर रहे हैं। वजीर टुन जब मैं कह रहा हूं और विफाक से कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि वो अली अमीन गंडापुर के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। कंफर्म। चीनी और आटा अगर महंगा है तो इसका इस्तेमाल कम कर दिया जाए। जाओ, गई भैंस पानी में। चीनी और आटा अगर महंगा है तो इसका इस्तेमाल कम कर दो, महंगाई नहीं लगेगी। कैसा? दे ताली। इख्तिदार में आने से पहले कितनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, अवाम का दुख दर्द भी महसूस होता था, और इख्तिदार में आने के बाद जितनी जाहिलियत इन लोगों से देखने के लिए मिली है, मेरा ख्याल है वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरा सवाल स्पेसिफिक है, मैं आज से अपनी रोटी आधी कर देता हूँ, कोई बंदा, इससे मुल्क को क्या मिलेगा? मैं बताता हूँ यार, ये जो 900 अरब आपने IPPs को दिया तो इस तरह से देना है ना। कादी साहब, आप माने हुकूमतें वैसे ही नहीं चलती, कोई पीछे ब्रेन होती है। ये 900 अरब कहाँ से आया? सारी दुनिया कह रही 11% है। पहले तो आपने 9% इन्फ्लेशन बता रहे हैं, वो भी सही फिगर नहीं। और अगर आप मुझे ये बता दें कि मैं पेड़ काटने को तैयार हूँ, किसके लिए? मुझे थोड़ी सी ये कहना चाह रहे थे कि आप महंगाई को एक सलाम करें, आप खाना छोड़ दें, चीनी छोड़ दें। सुन ले मेरी बात। अब वो ये फरमा रहे हैं कि आप इत्तेजाज ना करें, आप ये ना करें कि चीजें। पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है कि इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई की वजह क्या है, तो कुछ समझदार लोगों ने जवाब दिया, ये सब कुछ इमरान खान नियाजी ने करवाया है। ये कैसे हुआ, वजह समझिए। पाकिस्तान अपने इस्तेमाल के लिए चीनी और गेहूं तक बाहर से इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने के लिए इमरान सरकार को पैसे चाहिए। कमाई बढ़ाने के लिए रियासत मदीना ने लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन खर्चा पूरा नहीं हो रहा।
अब इमरान खान IMF से कर्ज मांग रहे हैं और IMF ने कर्ज के बदले टैक्स बढ़ाने की डिमांड रखी है। यानी हालात इतने बदतर हैं कि जो पाकिस्तान अभी आधा पेट खाता है उसको इमरान ने और गरीब बनाने की मुकम्मल तैयारी कर दी है। और ऐसे हालात में इमरान के फेवरेट मंत्री ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। अली अमीन गंडापुर साहब मेरे कप्तान के हीरो हैं और माशाल्लाह ये हीरो जो है वो कप्तान के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं कि कप्तान जो है वो मज़ीद मुश्किल में फंस जाते हैं। और ये हो नहीं सकता कि वो हर चंद दिनों के बाद कुछ ना कुछ ऐसा ना करें कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब के लिए एम्बैरसमेंट का जो है वो सामना करना पड़े। जिसके घर में खाना होता है ना, उसका बेवकूफ़ भी जो है ना वो अक्लमंदी उसे कहा जाता है कि हाँ जी बड़ा अक्लमंद है, बड़ा बेशक वो बेवकूफ़ हो। वजीर आजम की ऐसी इमेज बनाई जा रही है मानो इसमें इमरान की कोई गलती नहीं है। सारी दुनिया मिलकर पाकिस्तान की महंगाई बढ़ाने की साजिश कर रही है। पहला बहाना है कि अमेरिका ने एब्सोल्यूटली नॉट कहने का बदला लिया है। तालिबान की जीत के बदले भी पाकिस्तानी अवाम से कुर्बानी मांगी गई है। साल 2021 में इमरान सरकार ने नए बहाने तैयार किए हैं। ये पहला मौका नहीं है। इमरान के करीबी इससे पहले भी महंगाई पर इब्न बतूता वाले दावे पेश कर चुके हैं। ऐसे बहाने सुनने के बाद पाकिस्तान की आवाम को अच्छे दिन बहुत दूर दिख रहे हैं। टमाटर सस्ते नहीं होते, आप दही इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे। कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा, बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकें। 40,000 नौकरी तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने नौकरी दी है। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है काम। मैं कहा करता हूं और डट के कहा करता हूं, और अब तो ये मेरा ईमान बन चुका है कि पीटीआई वालों से ज्यादा फारिगुल अक्ल लोग इस रूए जमीन पर मौजूद ही नहीं है। ये वही आदमी है जो अपने हाथ भर के छोकरे को लेकर के और तेज रफ्तारी का मुजाहरा फरमा रहा था। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ये अपनी जमीनों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। जब एतराज हुआ तो कहता है लौंडा भी मेरा, जमीन भी मेरी, गाड़ी भी मेरी, तुम कौन? इमरान खान महंगाई को ही प्रॉब्लम मानने से इनकार कर रहे हैं। जब ये कोई समस्या नहीं तो इसका सॉल्यूशन कौन ढूंढेगा? पाकिस्तान की महंगाई गायब करने की पॉलिसी देख दुनिया हैरान है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान ने इस साल का करीब आधा बजट सिर्फ 2 महीनों में खर्च कर दिया। इमरान को उम्मीद थी कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करके वो अपनी इकॉनमी को बुलेट ट्रेन बना देंगे। इसके बाद भी पाकिस्तानी इकॉनमी की रफ्तार 2022 तक सिर्फ 3.9% हो पाएगी। अब अवाम कह रही है हमारी जान छोड़ो, तुमसे नया पाकिस्तान मांगा, यही हमारा सबसे बड़ा गुनाह था। तुम तो 6 बोतलें शहद की लेके घूम रहे हो, तुम उसको कम कर दो ना। 6 के बजाय 1 पी लो, महीने में 1 पी लो। अपने लिए कुछ सोचते नहीं, कहते हैं कि ठीक है जी हम आवाम को कहेंगे कि ये कम करो वो कम करो। KPK से मेरा ताल्लुक है, हम 6 भी पीते हैं, खाना भी खाते, 1 रोटी के साथ हमारा गुजारा मुश्किल है, क्योंकि काम के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए खाना। अगर लोग खाना खाएंगे तो काम करेगा। अली अमीन साहब कहते हैं चीनी नहीं खाना, आटा नहीं खाना, फिर उनको कहें घर से ला के दे दे ताकि गरीब आवाम खाना खाए, रोटी खाए। ये अली अमीन साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर सब कुछ करना छोड़ दे, भूखे रहें। आप बड़े बड़े महलों में रहते हैं और अय्याशी कर रहे हैं। खान साहब ये कहते हैं जी बस घबराना नहीं है। 100 वाले खाते थे तो 9 ना खा ले। आपने तो 9 के काबिल छोड़े ही नहीं। वो तो आप तो 81 तो 91 तो छोड़े, आपने 9 खाने के नहीं छोड़ा। 100 कहाँ की रहेगी बात? उनकी मोहब्बत नहीं। मालिक साहब क्या गंदुम का क्या रेट था, दाल चने का क्या रेट था, मुर्गी का क्या रेट है? वो 100 निवाले खाने वाला था, वो 2 ही गया, आपने तो 9 भी छीन ली है। जिस मुल्क में कारखाना चल नहीं रहा, 900 अरब पता है कितना बनता है? $6 बिलियन बनता है। तो मैंने सालाना $6 बिलियन उसको देने हैं जो कारखाना बंद है। तो आप लोगों का पेट नहीं काटेंगे तो कहां से पैसे लाएंगे? पाकिस्तानी कहते हैं कि उनके मुल्क में मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, भाई बहन के साथ आती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। पहले दाल रोटी, फिर डीजल पेट्रोल और अब तो आवाम को बिजली का करंट भी लग रहा है। और आए दिन बिजली गैस के जो बम की तरह बम गिराए जा रहे हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल और आटे और चीनी की जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लाखों लोग इस वक्त बेरोजगार हैं
डेंगू ने तबाही मचाई हुई तबाही, और इस वक्त अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे मरीज़ों को, और हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर गफलत की नींद सो रही है। इमरान खान साहब की मेहरबानी है कि उनकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टॉप क्लास है कि उन्होंने ये 20 साल खड़े नहीं हो सकते थे। ये कंप्रोमाइज्ड, ये करप्शन में नक्को नक डूबे हुए, ये डीलों ढीलों वाले लोग, उन्होंने इनको 3 साल में लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के ऐसे हालात पिछले कई सालों से हैं, लेकिन उसने आतंकी तैयार करना बंद नहीं किया। तालिबान और आतंकियों का सपोर्ट करने के चक्कर में FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान लगातार बना हुआ है। इमरान सरकार IMF से कर्ज लेकर किसी तरह काम चला रही है। कर्ज ले लेकर पाकिस्तान अपने कंगाल होने की तारीख बढ़ा रहा है। लेकिन इन हालात में भी इमरान को महंगाई घटाने से ज्यादा चिंता तालिबान की है। अब बात यह है कि वो ये मजीद भी कर्जे ले रहे हैं और कर्जे ले लेके कर्जे अदा कर रहे हैं। इसको हम आम मार्केट में दुकानदार लोग इस तरह करते हैं, आपसे माल उधार लिया, फिर इसको नगद बेच दिया, फिर इसको उधार लिया। वो भी अपनी ज़बान में कहते हैं टोपी पहनाना, एक दूसरे को टोपी पहना देते हैं जी कि आपके पैसे देने हैं तो वो दूसरे को दे दिए, दूसरे को देने हैं उसको देने हैं। अब हम भी इंटरनेशनली कर्जे देने हैं हमने, और अब हमारे हालात ये हैं कि अब हम भी IMF को टोपी करा देंगे। पाकिस्तान सरकार और IMF के बीच $6 बिलियन लोन के लिए बातचीत हो रही थी। अब तो पाकिस्तान को अपना रोज का खर्च चलाने के लिए भी लोन चाहिए, लेकिन IMF ऐसे लोन कई किश्तों में जारी करता है। लोन के लिए IMF की शर्तें माननी पड़ती हैं। लोन के बाद नए टैक्स लगाने का भी प्रेशर होता है। अगर कोई देश IMF की शर्तों को न माने तो उसको लोन की अगली किश्त रोक दी जाती है। पाकिस्तान ने नए टैक्स लगाने में देरी की तो IMF ने हंटर चला दिया। असर तुरंत दिखाई दिया। अब इमरान खान कटोरा लेकर IMF के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पॉलिसी लेवल पर जो टॉक्स हैं वो आइंदा हफ्ते वाशिंगटन में होंगी और वजीर ख़जाना शौकत तरीन उसमें शिरकत के लिए अमेरिका जाएंगे। अब तक जो मुज़ाकरात हुए हैं उससे ये बात वाज़ेह नज़र आ रही है कि IMF की तरफ से वही पुरानी डिमांड्स फिर सामने आई हैं। टैक्सों में इजाफा करना है, इसके साथ साथ बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करना है, और बाकी भी इसी किस्म की डिमांड्स हैं जो 3 साल के दौरान वैसे ही अवाम दबाव में हैं। मेरी कोई रिश्तेदारी किसी से नहीं है, किसी सियासी जमात को मैं पसंद ही नहीं करता, किसी सियासी जमात को, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब डाकू हैं। सब जब मैं कह रहा हूं तो मैं सबको कह रहा हूं, ये सब चोर नहीं डाकू हैं। फरमाते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर एक आजाद मुल्क बनाया, लेकिन करप्ट हुक्मरानों ने कर्जे लेकर इस मुल्क को मकरूज बना दिया। तब्दीली बरदारों ने अवाम के साथ जो कुछ किया है उसकी नजीर पिछले 500 साल में मिलती है, ये नहीं बता रहा। इमरान ने IMF की बात न मानकर पंगा ले लिया। अब इसका नतीजा पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। अवाम पहले से टेंशन में है और इस खबर को सुनकर पाकिस्तान का मानो दिल बैठ गया। अब तो हालात ऐसे हैं कि बिजली बिल से लेकर हर तरह के टैक्स बढ़ाने की सिफारिश IMF करता है और इमरान सिर्फ मुहर लगाते हैं। यानी पहले इमरान सिर्फ जनरल बाजवा की कठपुतली थे, लेकिन अब IMF के पास भी उनका रिमोट कंट्रोल है। हमें खुदारा उनको कह दे कि हमें वही पुराना पाकिस्तान दे दें, आप हमारे पीछा छोड़ दें। हम तो ना घबरा के हमारे दिल डूब गए हैं। तो हमें यही लग रहा है कि आगे हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है ना, चीनी तो दूर की बात है, हमारे लिए हवा भी बहुत मुश्किल हो गई है पाकिस्तान में। उन्होंने बिजली भी बढ़ा दी है, 2 रुपये यूनिट बढ़ गया है, जिससे महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है और डॉलर भी इनके काबू से बाहर होता जा रहा है। 171 का डॉलर है, जिसकी वजह से महंगाई हर चीज़ महंगी हो रही है। यार महंगाई तो कंट्रोल करना चाहिए, लोगों से उम्मीदें थी कि ये आएंगे, महंगाई कंट्रोल और कुछ नहीं करते तो कम से कम महंगाई तो उनको कंट्रोल करनी चाहिए ना। ये जोक सुनाया है, ठीक है, इसमें रियलिटी नहीं है तो इस पर अमल नहीं हो सकता। ये सिर्फ बातें करने की हैं, जो हम लोग गरीब हैं ये उनको पता है महंगाई क्या है, उन लोगों को तो कोई नहीं, उनको तो सब कुछ मिल जाता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान हंग्री और एंग्री दोनों है। यह गुस्सा बहुत जल्द तूफान बन सकता है जो इमरान खान की हुकूमत उड़ा ले जाएगा। पाकिस्तान
आज जिस दशा में है उससे भी ज्यादा दुर्दशा पाकिस्तान की होने जा रही है, क्योंकि इमरान खान ने इस्लामाबाद में मुल्ला राज की नींव रख दी है। पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है और इमरान इस बर्बादी की राख से एक नया मुल्क बनाना चाहते हैं, लेकिन इस मुल्क में पूरी अथॉरिटी मुल्ला मौलवियों के पास होगी। यानी बहुत चुपके से इमरान खान ने पाकिस्तान में तालिबान राज की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान को और बर्बाद करने वाली इमरान की ये नई योजना है क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को अब एक रुख अपना बदलना पड़ेगा, वही उसी पे जाना पड़ेगा जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था। तो मैंने फैसला किया कि हम अब एक रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाने लगा हूं मैं। इसका पाकिस्तान में तालिबानी हुकूमत खुद तालिबान खान यानी इमरान खान कायम करने जा रहे हैं। आप जब इमरान खान का ये ऐलान सुनेंगे तो आपको इस्लामाबाद और काबुल में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आपको इमरान खान और मुल्ला खुनजादा एक जैसे नजर आने लगेंगे कि हम अब एक रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाने लगा हूं मैं। इसका मकसद ये है कि उनकी जिंदगी इस अथॉरिटी के अंदर स्कॉलर्स होंगे, जो कि उनका सारा वक्त मकसद होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, बच्चों को क्या पढ़ानी है, बड़ों को क्या पढ़ानी है, कैसे अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है, उनका रेलेवेंट कैसे करना है अपनी ज़िंदगी में। तो उसके लिए पहले तो मैं एक चेयरमैन, अच्छा इसका तो पेट्रन मैं खुद बनूंगा, लेकिन चेयरमैन हम जिसकी बड़ी तफसीर के ऊपर जिसने किताबें लिखी हुई हैं, जिसका कमांड है, जो कि एक स्कॉलर है, उसको हम इसका चेयरमैन अभी हम ढूंढना शुरू कर दिया हमने, उस कैलिबर का आदमी। उसके ऊपर एक इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, जिसमें दुनिया में जो टॉप मुसलमान स्कॉलर्स हैं उनको हम एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर लेके आएंगे। कई नाम भी हमने अभी देख लिए, उनको अप्रोच भी कर रहे हैं कि ऊपर से एक इंटरनेशनल बोर्ड बनेगा, नीचे यहाँ एक चेयरमैन होगा रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का। और इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि ये इस्लाम की जो मगरब में भी जो हमें उनको समझ नहीं है कि इस्लाम एक प्यार का दीन है, इस्लाम का इंसानों को इकट्ठे करने का, रहमतुल आलमीन एक्सप्लेन करेगा दुनिया को। तो ये अथॉरिटी में भी हम इनको उस स्टेट पे बैठाएंगे कि दुनिया को एक्सप्लेन कर सकेंगे इस्लाम क्या है। जब पाकिस्तान की जनता इमरान खान से रोटी मांगती है तो इमरान खान जनता के सामने मजहब के टुकड़े फेंक देते हैं। इमरान की सारी पॉलिसियां नाकाम हो गईं, इसलिए अब इमरान ने मजहब की तलवार उठा ली है। जिन्ना से जुल्फिकार अली भुट्टो तक और जुल्फिकार अली भुट्टो से जियाउल हक तक होते हुए अब पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत की गाड़ी इमरान खान ने संभाल ली है। और इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है रहमत उल आलमीन अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का पैट्रन यानी संरक्षक इमरान खान ने खुद को नियुक्त कर लिया है। इस अथॉरिटी में इस्लाम के विद्वानों और मुल्ला मौलवियों को बिठाया जाएगा, जो पाकिस्तान के हर सरकारी महकमे पर नजर रखेंगे। इस अथॉरिटी के ऊपर भी एक इंटरनेशनल बोर्ड बनेगा और इस इंटरनेशनल बोर्ड में दुनिया भर के मुल्ला मौलवी और मजहब के जानकारों को इकट्ठा किया जाएगा। यानी इमरान को लगता है कि वो मजहब की ताकत से पाकिस्तान को सुपर पावर बना देंगे। इमरान खान के ख्याली पुलाव आगे देखिएगा, लेकिन पहले ये समझिए कि पाकिस्तान में इस वक्त आखिर चल क्या रहा है। इमरान खान कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। पाकिस्तान में निजाम बदलता है और मजहबी कट्टरपंथ की एक और नई लेयर चढ़ जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना जब हिंदुस्तान की सियासत में फेल हो गए तो उन्होंने एक नया मुल्क बनाया, पाकिस्तान। जुल्फिकार अली भुट्टो जब भारत से जंग हार गए और एक नया मुल्क बांग्लादेश बन गया, यानी फेल हो गए, तो उन्होंने अहमदिया को गैर मुसलमान घोषित करके पहले खुद को पक्का मुसलमान साबित किया। फिर ईद का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी बनाई।
भुट्टो को फांसी पर लटकाकर जियाउल हक जब मिलिट्री रूल ले आए तो वो अपने साथ हुदूद ऑर्डिनेंस लेकर आए, जिसमें भर भर कर इस्लाम के कानून थे और शरीयत की बातें थी, लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं बदला। जियाउल हक भी फेल हो गए। और अब जब इमरान खान पाकिस्तान को बर्बादी की हालत से नहीं निकाल पाए, इमरान खान की सरकार भी फेल हो गई, तो अब वो एक नई कमेटी लेकर आए हैं, रहमत उल आलमीन अथॉरिटी। और इस अथॉरिटी के जरिए अब इमरान खान इस्लाम की नई तारीख लिख रहे हैं। इसमें इमरान को हौसला दे रही हैं उनकी बीवी बुशरा बेगम। जो आजकल हमारे नौजवानों के ऊपर प्रेशर्स हैं और जिस तरह की मीडिया, सोशल मीडिया, जिस तरह के हालात जा रहे हैं, तो मुझे बड़ा खौफ है। इसलिए मैं एक मुख्तलिफ किस्म की बात करूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी से शुरू करूंगा कि मैं कोई हमेशा जिधर आज हूँ अपनी ज़िंदगी में मैं हमेशा ऐसे नहीं था। तो मैंने बड़ा सोचा कि मैं इसके ऊपर बात करूं या ना करूं। फिर मुझे बुशरा बेगम ने कहा कि ज़रूर करो, और वो इसलिए करो अपने नौजवानों के लिए। लेकिन ये अथॉरिटी पाकिस्तान में तालिबान वाला मुल्ला राज लेकर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लाम के विद्वानों के नाम पर मुल्ला और मौलवियों को भरा जाएगा, और पाकिस्तान के स्कूल, यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान की आर्थिक संस्थाएं, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, सब कुछ इन मुल्ला मौलवियों के हाथ में चली जाएगी, और मजहबी कट्टरपंथी सोच पाकिस्तान के निजाम पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी। यानी तालिबान वाला मुल्ला राज अब पाकिस्तान में भी नजर आएगा। स्कॉलर जो होगा, ये सब स्कॉलर्स होंगे। उस स्कॉलर का काम होगा कि स्कूलों के जो करिकुलम है उनको मॉनिटर करे, क्योंकि हमने 8, 9, 10 किताबों में अब सीरत नबी का कोर्स शुरू किया। इसको मॉनिटर किया जाएगा कि कैसा पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, कुछ चेंज करना है, क्योंकि वो सारा डिस्कशन हो रही होगी स्कॉलर्स के साथ कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटीज के अंदर यही जो बोर्ड होगा, इसमें एक होगा कि जो यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करवाएगा। अब मसलन मैं सिर्फ ये चाहता ना, मैं तो स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन कोई ये रिसर्च तो करे कि 625 और 636 में क्या हुआ कि एकदम वो उठ के दुनिया के प्राइवेट सिविलाइजेशन बन गए। वो रिसर्च तो करनी चाहिए। इसमें बड़े पहलू हैं इसके। मैं तो मोटी मोटी आपको चीज बता रहा हूं, लेकिन हर माशरे के अंदर ये रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट। और इमरान खान की सुई साल 625 और साल 636 पर जाकर अटक गई है। इमरान के मुताबिक साल 625 में बदर की जंग हुई और साल 636 में अरब की सेनाओं ने अपने से कई गुना बड़े बाइजेंटाइन एम्पायर को हरा दिया था। यह अरबों की जीत थी और इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और इस्लामाबाद के बीच 4000 किलोमीटर का फर्क है। लेकिन यह इमरान खान के दिमाग की मध्ययुगीन मानसिकता है जो उनको जंग के मैदान घोड़े और तलवारों से आगे बढ़ने की इजाजत ही नहीं देती। सोशल मीडिया पर भी इमरान खान मजहबी स्कॉलर्स को बिठाने वाले हैं। इमरान ने सोशल मीडिया को बैन करने का संकेत अभी से दे दिया है। मीडिया, एक स्कॉलर होगा जिसका सिर्फ काम होगा मीडिया का, कि मॉनिटर करें सोशल मीडिया। इसके अंदर हमने कैसे अपने, क्योंकि हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम ऑल्टरनेट दूसरों को चॉइसेस दे सकते हैं। तो वो एक मीडिया का वो करेगा, और दूसरा टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, और फिर प्रिंट के ऊपर, और फिर कार्टून्स। एक स्पेशल प्रोजेक्ट्स का एक होगा स्कॉलर। अब मैं क्या ही कह रहा हूं, उर्स होते हैं हमारे, लाखों लोग आए हुए होते हैं, वो भी धमाल भी होती है वहां, और सब कुछ होता है, और चर्च भी पी लेते हैं, लेकिन यही नहीं पता कि वो जिसके लिए वो कर रहे हैं वो क्या, उसकी क्या सिफतें थी, वो क्यों इतना बड़ा अजीम इंसान था। तो सारे आके शोर शोर करके चले जाते, किसी को ये नहीं पता होता कि मियां मीर ने क्या किया। इमरान खान के पास हर मुश्किल का इलाज मजहब है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खराब है तो इलाज मजहब, पाकिस्तान में क्राइम बढ़ रहा है तो इलाज मजहब, पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रहा है तो इलाज मजहब। इमरान खान का सारा दिमागी तवाजुन आखिरकार मजहब पर जाकर ही खत्म होता है। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत इमरान के सिर पर चढ़कर बोल रही है। इमरान खान खुद भी मुल्ला मौलवियों की तरह बयान दे रहे हैं।
इमरान ने नई थियोरी ये दी है कि औरतों के पर्दे के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। औरतें पर्दा नहीं कर रही हैं, इसलिए तलाक हो रहे हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री की सोच ये है, उस देश की आधी आबादी का हाल क्या होगा? क्यों नहीं हमारे स्कॉलर्स ने बैठ के देखा कि क्यों ये पर्दे का कॉन्सेप्ट है क्या? पर्दा सिर्फ ये नहीं कि औरत अब पर्दा कर ले या आदमी कपड़े, पर्दा एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि माशरे में फैमिली सिस्टम बचाने के लिए आपको करना चाहिए। ये हमारे स्कॉलर्स को करना चाहिए था, क्योंकि जैसी जैसी मगरबी इन्फ्लुएंस आ रहा है, यहां ऐसे लोग हैं जो पूरा वो अपना लेते हैं मगरबियत, ये नहीं उनको पता कि उसके असरात क्या होते हैं। हमारे यहां स्कॉलरशिप होनी चाहिए थी जो बताए कि उसके असरात क्या है। डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी आंखों के सामने 14 शादियों में सिर्फ एक तलाक होती थी जब मैं गया 1971 पे, और देखते देखते आज 70% शादियां होती हैं तलाकों के अंदर। और क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि तलाक की क्या बर्बादी आती है बच्चों के ऊपर, मेरे बच्चे, हमारी जो तलाक हुई, मैंने खुद देखा कि कितना इससे बड़ा अजाब कुछ नहीं होता। मैं जब आया, मैंने उसको आईजी से पूछा कि बताएं कौन सी क्राइम बढ़ रही है? रेप और दूसरा बच्चों से जो हो रहा है, ज्यादतियां करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान ने क्रिकेट खेला, ग्लैमरस जिंदगी बिताई। इमरान की हाई प्रोफाइल और प्राइवेट लाइफ के किस्से पाकिस्तान में पहले से फेमस हैं। उनकी जिंदगी मौज मस्ती में गुजरी, लेकिन आज इमरान पाकिस्तान के यूथ से, पाकिस्तान के जवानों से अपील कर रहे हैं कि वो ग्लैमरस जिंदगी के बारे में न सोचें, बल्कि दीन की बातें करें। बचपन में सारे अपनी सोने से पहले मैं, मेरी बहनें, हम कहते थे अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे लगा। लेकिन जो मेरा एजुकेशन था, HSN कॉलेज में गया, जो हमारे हीरोज थे, रोल मॉडल्स थे, वो और थे। जो हमें कहा गया था सीधा रास्ता है, और जो हमारे रोल मॉडल्स थे, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क था। जो रोल मॉडल्स थे वो फिल्म एक्टर्स थे, वो पॉप स्टार्स थे, वो कई स्पोर्ट्समैन, ग्लैमरस लोग थे, लेकिन और उनकी जिंदगियां बिल्कुल मुख्तलिफ थी उनसे जिनको हमें कहा जाता था कि सीधे रास्ते पर, उनके रास्ते पे चलो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आज हमारे नौजवानों को यही मसला पड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और मैं अपनी यूथ के लिए सिर्फ आज ये कह रहा हूं। कुल मिलाकर पाकिस्तान के वजूद पर जितना संकट बढ़ रहा है, पाकिस्तान उतना ही मजहब की माला जप रहा है, और पाकिस्तान जितनी मजहब की माला जपेगा, पाकिस्तान उतना ही विनाश की ओर खिसकता जाएगा। क्योंकि 1971 में पाकिस्तान ने माला तो जपी मजहब के नाम की, लेकिन कल्चर के नाम पर बांग्लादेश अलग हो गया। 3 दिनों से कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 दिन का कोयला बाकी है। देश में बिजली संकट गहरा सकता है। कई राज्यों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। कई जगह बिजली की घंटों कटौती भी हो रही है, लेकिन साथ में इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स भी जमकर जारी है। पावर कट पर अफवाहें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ पाएंगे कि बिजली और कोयले को लेकर रियल पिक्चर क्या है, क्योंकि मामला अब इंटरनेशनल हो चुका है। एनर्जी क्राइसिस पर पूरी दुनिया में रिपोर्ट छप रही है। ये हेडलाइंस देखिए। यूरोप परेशान है, चीन पूरी तरह बेबस हो चुका है, गैस से लेकर कोयले तक की सप्लाई रुक चुकी है। ऐसे में भारत के हालात क्या हैं? ये जानने से पहले दुनिया की थोड़ी और हलचल देख लीजिए। China is facing another crisis. Rising energy prices. There's a supply crunch. Sure, gas here in the UK is almost impossible to get. There is a serious energy issue with factories halting operations. This is a huge story. This is not hyperbole. अगर इनकी तरह आप भी बिजली को लेकर टेंशन में हैं, यानी लाइट आएगी या जाएगी, कोयले को लेकर कंफ्यूजन में हैं, तो 10 मिनट में आपकी वो उलझन ये स्टोरी खत्म कर देगी। भारत में भी बहुत रिपोर्ट छप रही है। किसी रिपोर्ट में कहा गया 4 दिन का कोयला बचा है, कहीं लिखा है कि 8 से 10 घंटे पावर कट के लिए तैयार रहिए, कहीं बताया गया कि दीपावली तक बिजली संकट रह सकता है। पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस है। भारत में भी कई पावर प्लांट में कोयले की कमी बताई जा रही है।
कई राज्य सरकारें चिंता जाहिर कर चुकी हैं। दुनिया में जो संकट गहराता जा रहा है, क्या उसका असर भारत पर भी पड़ेगा? ऐसे में बड़े सवाल हैं कि क्या भारत में कोयले का क्राइसिस है? क्या भारत की फैक्ट्रियां भी चीन की तरह ठप हो जाएंगी? क्या इसका असर आपके घर में दिखेगा? इसलिए बहुत जरूरी है कि आप केंद्र सरकार का जवाब देखिए। मैंने इस मुद्दे पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से बात की। उन्होंने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है। उनकी बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स भी बहुत हो रही है। ये जानबूझ करके पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। ऐसा कोई संकट है नहीं। तो आप तो दिल्ली में ही रहते हैं, आप तो देखे होंगे कहीं पर बिजली गई है? कहीं नहीं। ये साहब ये शगुफा है। इन लोग को और कोई काम है नहीं तो शगुफा करता है। हुआ क्या कि ये बवाना एक प्लांट है दिल्ली सरकार का, गैस बेस्ड प्लांट, उसको गेल के साथ एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट शायद एक्सपायर कर रहा है 10 या 11 को। तो उसे मैसेज भेज दिया कि साहब ये एग्रीमेंट खत्म हो रहा है तो हम गैस सप्लाई ये बंद करेंगे। दरअसल दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन कह चुके हैं कि दिल्ली में सिर्फ 2 से 3 दिन का कोयला बचा है। दिल्ली के सभी पावर प्लांट 55% कैपेसिटी से चल रहे हैं। अगर पूरी कैपेसिटी से चलेंगे तो कोयला खत्म हो जाएगा। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा कि दिल्ली में अब 17 रुपए प्रति यूनिट की बिजली खरीद करके सप्लाई की जा रही है। वहीं एनटीपीसी ने अब दिल्ली की बिजली सप्लाई आधी कर दी है। कोयले का जो स्टॉक है किसी भी पावर प्लांट में कम से कम किसी भी हालत में 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। वैसे तो 20 से 30 दिन का स्टॉक होना चाहिए। ज़्यादातर प्लांट्स में 1 से 2 दिन 3 दिन का स्टॉक बचा है। और एनटीपीसी जो देश में सबसे ज़्यादा बिजली बनाती है, केंद्र सरकार को उपक्रम में है, आज उसने ज़्यादातर प्लांट, ज़्यादातर सारे ही प्लांट 55% पे कर दी है कैपेसिटी। जितना उनकी टोटल कैपेसिटी है उसका 55% पे 50% पे वो चला रहे हैं। तो कोयले की बहुत बड़ी इस टाइम थर्मल पावर प्लांट्स में दिक्कत है। और दिक्कत है तभी तो कल यूपी के मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को। किसी देश में ऊर्जा की जरूरत वर्तमान को लेकर नहीं बल्कि भविष्य को नजर में रखकर तय की जाती है। इस वक्त पूरी दुनिया में अचानक ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है और इसी को लेकर यूपी सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने बिजली संकट को लेकर केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाया है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का कहना है कि इस वक्त कोयला संकट को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि पैनिक किया जाए। मंत्रालय इसको प्रतिदिन रिव्यू करता है और प्रतिदिन मॉनिटर करता है। सैटरडे संडे कोई भी हो, जितने पावर की जरूरत है उतना पावर देने की स्थिति में हम हैं और दे रहे हैं। जिसको जितने पावर की जरूरत है वो रिक्वेशन करे, हम देंगे। हाँ, उसको पेमेंट करना होगा उस पावर के लिए, लेकिन उतने हम देंगे। जो लोग बताते हैं कि हाँ 4.5 दिन का स्टॉक, 4.5 दिन का स्टॉक, स्थिति क्या है हम बता देते हैं। 4.5 दिन मेरा रिजर्व है। ये नहीं कि हाँ 4.5 दिन खत्म हो जाएगा तो बिजली नहीं मिलेगी। 4.5 दिन मेरा रिजर्व है। हमको बिजली पैदा करने के लिए प्रतिदिन जितना कोयला चाहिए उतना हमको प्रतिदिन आता है, रेक से आता है। प्रतिदिन हमको 275 रेक करीब आते हैं और उतना ही करीब हमारी खपत है। तो ये रिजर्व है कि अगर कहीं पर स्लिपेज हुआ तो ये इस्तेमाल होगा। बिहार को खपत के हिसाब से आधी बिजली मिल रही है। बिहार को 1000 मेगावाट बिजली महंगे दामों पर खरीदनी पड़ रही है, लेकिन इसके बाद भी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही। बिहार के शहरी इलाकों में तो हालात ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। जो एनटीपीसी से मिलता था या फिर अनेक प्राइवेट कंपनियों से लेते थे, तो इन सब लोगों से जितनी आपूर्ति का प्रावधान था वो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसके चलते समस्या आई। तो अभी इन लोगों ने बाकी अन्य जगहों पर जहां से बिजली ज़्यादा दाम में उपलब्ध हो रही है वहां से खरीद करके अब करीब करीब जो आवश्यकता उसके मुताबिक करने की स्थिति में जा रहे हैं। समस्या तो है ही, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जहां से आपूर्ति होती थी वहां उनका उतना उत्पादन नहीं है। कोई कारण है जिसके चलते ये स्थिति है। तो कोई और ऐसी बात नहीं है कि कोई बिहार की स्थिति, ये सब जगह की स्थिति। पंजाब और हरियाणा औद्योगिक रूप से ये दोनों राज्य उत्तर भारत में काफी अहमियत रखते हैं, लेकिन पावर क्राइसिस को लेकर इन दोनों राज्यों ने पैनिक बटन दबा दिया है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ऐसी कोल मंत्री नाल मैं भी गल की है, चिट्ठी भी लिखी है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੋਲਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਬਲੈਕਆਊਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੋ ਐਦਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੱਟ ਜੇ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ लगते हैं तो ऐसी कोला भरपाई करने वास्ते केंद्र सरकार के नाल पूरी। पंजाब का तो ये अपना प्लांट नहीं है, वो उनको तो प्राइवेट प्लांट्स ही हैं और उस प्राइवेट प्लांट को भी वो इस्तेमाल करते हैं कुछ ही महीने, बाकी महीने तो वो प्राइवेट प्लांट्स बेचते हैं अपना मार्केट में। और कभी भी ये ऐसी स्थिति नहीं है कि हमको देश में बिजली की कमी है। पंजाब में जो लोड शेडिंग हुआ वो इस कारण हुआ क्योंकि वो बाहर से उनको बिजली लेने की क्षमता 7000 मेगावाट, सन्नी जी को भी मालूम नहीं, बाहर से बिजली लेने की क्षमता उनका 7000 मेगावाट तक सीमित है। उनको कभी कभार उससे ज़्यादा मेगावाट चाहिए, तो अपनी क्षमता बढ़ावे ना। अब देखिए कि महाराष्ट्र का क्या हाल है, क्योंकि महाराष्ट्र की बिजली सप्लाई बाधित होने का मतलब है देश की तरक्की पर असर पड़ेगा। कोयले की कमी की वजह से महाराष्ट्र में 13 थर्मल पावर प्लांट को बंद करना पड़ा है। इसकी वजह से महाराष्ट्र में कुल 3330 मेगावाट बिजली की कमी होने लगी है। महाराष्ट्र में रोज 18,000 से 25,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। इसके लिए करीब 1,49,000 मीट्रिक टन कोयला रोज चाहिए। अभी महाराष्ट्र में जो क्राइसिस है उसकी ताजा रिपोर्ट चिंता में डालने वाली है। कोयले से बिजली बनाने वाले नासिक, भुसावल और चंद्रपुर में 210 मेगावाट, पारस में 250 मेगावाट, भुसावल और चंद्रपुर में 500 मेगावाट की एक यूनिट बंद हो गई है। इनके अलावा गुजरात पावर लिमिटेड की 640 मेगावाट की 4 यूनिट और रतन इंडिया पावर लिमिटेड अमरावती की 810 मेगावाट की 3 यूनिट बंद करनी पड़ी। महाराष्ट्र में करीब 3,500 मेगावाट बिजली की कमी है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए खुले बाजार से बिजली खरीदी जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में भी कोयले का क्राइसिस बढ़ सकता है? अगर सिर्फ मुंबई में पावर कट की नौबत आती है तो इसके क्या मायने होंगे, वो देखिए। हजारों करोड़ का बिजनेस ठप हो जाएगा। देश का 25% औद्योगिक उत्पादन रुक जाएगा। बैंकों में अरबों रुपए का लेन देन नहीं हो पाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई देश में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सेंटर है। यही वजह है कि अगर महाराष्ट्र में बिजली का संकट आता है तो ये देश के लिए बुरी खबर होगी। इसलिए कोयले की क्राइसिस को समझने के लिए एक बार फिर इंटरनेशनल सीन को समझने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सामने चैलेंज बड़ा होने जा रहा है। आपको चीन लेकर चलते हैं, जहां कई शहर अंधेरे में डूबे हैं। अंधेरे में डूबा ये चीन है। चीन के 31 में से 20 राज्य बिजली कटौती की चपेट में हैं। बिजली की खपत कम करने के आदेश की वजह से कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। कई कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया है। चीन के कारखाने बंद हो चुके हैं, सप्लाई चेन ठप है। चीन की स्पीड पर अचानक ब्रेक लग गया है, लेकिन इसका असर सिर्फ चीन पर नहीं पड़ेगा। भारत, अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी इससे प्रभावित होंगे। कर्नाटक पर भी इसका असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ही पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हाउस कहा जाता है। माल चीन में बनता है और इस्तेमाल बाकी दुनिया करती है। चीन ही नहीं, असर तो गुजरात में भी पड़ने का खतरा है, क्योंकि गुजरात भारत का वो स्टेट है जहां पर हजारों करोड़ के उद्योग चल रहे हैं और उद्योगों को चलाने के लिए बिजली की निरंतर सप्लाई की ज़रूरत है। बिजली के साथ साथ जो कीमतें हैं रॉ मटेरियल की, उस पर भी असर पड़ेगा। कोल क्राइसिस की वजह से सूरत में केमिकल और डाइंग इंडस्ट्री में केमिकल के दाम बढ़ने की भी काफ़ी संभावना है और इसी वजह से ऐसा निर्णय लिया जा सकता है कि सूरत में जो डाइंग और प्रोसेसिंग हाउस हैं, हो सकता है उन्हें नवंबर के पूरे महीने में बंद रखा जाए। कोयले और बिजली वाला फैक्टर आम जिंदगी पर क्या असर डाल सकता है, अब वो देखिए। कोयला महंगा होगा तो बिजली महंगी होगी।
बिजली महंगी होगी तो उत्पादन की लागत बढ़ेगी और इसी तरह महंगाई भी बढ़ेगी। इसलिए चीन जो दुनिया का प्रोडक्शन हाउस है, वहां कोयले के संकट का असर भारत पर भी पड़ने वाला है। अब जानिए कि चीन पर अचानक पावर संकट छाया कैसे। चीन में कोयले की बेहद कमी है। चीन में जरूरत के हिसाब से कोयला सप्लाई नहीं हो रहा। एक बड़ी वजह ग्रीन एनर्जी भी है, जिसकी वजह से कोयले की खपत और उसकी जरूरत उलझ कर रह गई है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और लेबनान एक कमजोर मुल्क है, लेकिन इस वक्त चीन और लेबनान का हाल बिल्कुल एक जैसा है। चीन और लेबनान में 6000 किलोमीटर की दूरी है, मगर दोनों देशों में न बिजली आ रही है, न बिजली आने की उम्मीद नजर आ रही है। कई पावर प्लांट में 1 दिन से 4 दिन, मैक्सिमम 4 डेज 3 डेज स्टे गए। नॉर्मल 7 to 11 डेज का होना चाहिए, तो 5-7 दिन का स्टॉक कम हुआ। मगर अभी बरसात का सीजन खत्म हो गया। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आने वाला समय में जो है, जिस प्रकार का लास्ट 4-5 दिन से जो डिस्पैचेस CCL, BCCL एंड कोल इंडिया एज ए होल हो रहा है, आई एम कॉन्फिडेंट कि कोई ऐसा संकट में नहीं है। कोयला उत्पादन से लेकर कोयले की खपत और जरूरत, भारत को लेकर पिक्चर क्या है, अब इसे बहुत गौर से समझिए। भारत कोयला आयात करने वालों में दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। कोयले के भंडार के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। भारत सबसे ज्यादा कोयला ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा से इंपोर्ट करता है। भारत में 70% से ज्यादा बिजली कोयले से बनती है। देश के 135 पावर प्लांट कोयले पर निर्भर हैं। वहीं साल 2019 के मुकाबले 2021 में बिजली की मांग 17% बढ़ गई है, जबकि भारत ने पिछले 2 सालों में सबसे कम कोयला आयात किया है। जो बढ़ा हुआ डिमांड है उसको हम मीट कर रहे हैं, करेंगे, और हम इंपोर्ट कम करके मीट कर रहे हैं। हमने इंपोर्ट को एकदम बिल्कुल करीब 9 के बराबर कर दिया। पहले इंपोर्ट होता था ब्लेंडिंग के लिए, 9 के बराबर कर दिया, और फिर भी हम मीट कर रहे हैं उसको अपने इससे, ये आत्मनिर्भर अपने कोयला से। डिमांड हमारा और बढ़ेगा, ये मैं बता दूं। राजस्थान के उद्योग भी फिक्र में हैं, लेकिन गहलोत सरकार का दावा है कि इंतजाम पूरे हैं हालात से निपटने के लिए। हालांकि कई जिलों में अभी भी कटौती जारी है। यही वजह है कि लोग ये जानना चाहते हैं, बिजली क्या वाकई गुल हो जाएगी, और इसमें कोयले की कमी को लेकर पुख्ता रिपोर्ट क्या है, क्योंकि कोयला नहीं होगा तो पावर प्लांट चलेंगे कैसे। रेनी सीजन में कोयले खदान से कोयला आने में दिक्कत हो जाती है, माइंस फ्लडेड हो जाते हैं, और उसके बाद फिर रेनी सीजन आता है तो उस स्टॉक डिप्लीशन होता है, क्योंकि कोयला खदान से कोयला आने में कमी रहती है, तो हम उसको यूज करते हैं। वही साइकिल चल रहा है, और वो ये अंतिम पड़ाव है उस साइकिल का। अब फिर हमारा डिमांड कम होगा, कोयला का स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर हम स्टॉकिंग करेंगे। भारत में पावर की डिमांड बढ़ने की 2 वजहें हैं। पहली, बिजली के नए कनेक्शन होना। दूसरी, कोरोना के बाद इकॉनमी में तेजी आना। कोरोना की दूसरी लहर में सब कुछ ठप हो गया था। ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से कई फैक्ट्रियों में काम रोक दिया गया। दुनिया भर में लॉकडाउन से कोयले की सप्लाई चेन भी टूट गई। दुनिया भर में कोयला 40% महंगा हो गया। यूरोप में साल की शुरुआत से अब तक गैस की कीमतों में 400% का इजाफा हुआ है। ब्रिटेन के गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं। अगस्त और सितंबर में अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और बिजली की खपत बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इकॉनमी में आई इस तेजी ने अचानक कई चुनौतियां पेश कर दी हैं। चीन परेशान है, ब्रिटेन में सेना की मदद ली जा रही है, लेकिन भारत में भी हालात ऐसे नहीं हैं कि पैनिक बटन दबाया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।